सुप्रभात। दूसरे सत्र में हम आगे नया पाठ लेते हैं, चार हाथ चांदना। यह पाठ पठनार्थ है, परंतु इस पर व्याकरण जो है वह पूछा जाएगा और इसीलिए उस दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है। परंतु इस पर न परिच्छेद पूछा जाएगा न उस पाठ संबंधी प्रश्न, केवल व्याकरण। इसीलिए हम इसे केवल पढ़कर कुछ कठिन शब्द या उससे जानकारी पर ऐसे ही देखते हैं। इस पाठ के लेखक अमृता प्रीतम, इनका जन्म 1919 में गुजरानवाला पंजाब यहाँ हुआ और मृत्यु 2005 नई दिल्ली में। इनका परिचय, अमृता प्रीतम पंजाबी की प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, यानी इन्होंने पंजाबी में ज़्यादा लेखन किया है, उसमें वह प्रसिद्ध हैं। आपने पंजाबी तथा हिंदी में प्रचुर लेखन किया है। इनमें उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, कहानियाँ, कविताएं आदि शामिल हैं। आपका लेखन पाठक की संवेदना को झकझोर कर रख देता है। आपको ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है, यानी ज्ञानपीठ यह इन्हें पुरस्कार मिला है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह है पिंजर, कोरे कागज, सागर और सीपिया, यह उपन्यास, रसीदी, टिकट, आत्मकथा, कच्चा आंगन, एक थी सारा, यह संस्मरण, हीरे दी कनी, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत, यह कहानी संग्रह आदि हिंदी में अनुदित है। यानी यह उनकी साहित्य जो है वह मूलतः पंजाबी में जो हिंदी में अनुवादित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत साक्षात्कार में अमृता प्रीतम जी ने चित्रकार शोभा सिंह से उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए हैं। शोभा सिंह ने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए हैं। यानी यह एक मुलाकात जिस प्रकार से होती है वह साक्षात्कार यह दिया गया है इंटरव्यू। पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह ने से प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम की बातचीत, यानी इन्होंने जो बातचीत की है वह ये चित्रकार भी पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह, यहाँ इनकी बातचीत यानी प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर उन्होंने बखूबी दिए हैं। शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? यहाँ प्रश्न पूछा है शोभा सिंह। सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। सुंदरता के लिए नज़र सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था। यह विकास की प्रक्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती हैं। चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतारता है। यहाँ बताया है कि किस तरह से सत्यम शिवम, यानी उन्होंने चित्रकार होने पर किस तरह से वह बने, क्यों वहाँ चित्रकार, तो उन्होंने बताया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। और यह बात उन्होंने उल्टी कही है। उन्होंने कहा कि उसका क्रम बदलना होगा, क्योंकि जो सुंदर है, जो चित्र सुंदर, जो आँखों को सुंदर दिखाई देता है,
वह उसे हम निकालते हैं कैनवास पर, उन्होंने कहा है। और चित्रकार जैसे लेखक, आप लेखक है, लेखनी से आप कागज़ पर सब कुछ उतारते हैं, हम रंगों के माध्यम से और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतारता है। चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है, वर्षों की निचली तहों को भी। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद को भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ, यानी मैं अपने आप को भी उसी में बहका लेता हूँ कि मैं चित्रकार हूँ, और लोगों को लगता है कि मैं चित्रकार हूँ। लेकिन असल में इस भुलावे की बुनियाद पर एक घर था। यानी यह चित्रकारिता में कैसे आए, तो उन्होंने कहा है कि एक उनका घर था, बुनियाद यानी बेस जो है, घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। मुझे याद है, मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँ जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, परछत्ती यानी घास फूस से बनाया हुआ छत जो आगे निकाला जाता है, तो वह परछत्ती के साथ मैंने आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी, वहाँ 2 टूटी हुई हांडियाँ रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा लिए थे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जल्द वाली पंचग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। उसके लिए एक चवर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी, और घर सजा लिया था। वह घर कभी न बना, और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। यानी बचपन से इनका इस चित्रकारिता के पीछे उन्होंने कहा कि मैं कैसे बना चित्रकारिता, तो वह मेरा शौक, मैं बचपन में जब कुछ पता ही नहीं था, तब उनके दिमाग में वह एक तस्वीर कुछ बनाने की थी। परछत्ती घर के पीछे उन्होंने वैसा मकान बनाने की कोशिश की, बन न सका। कैसे सजाना यह सभी, और दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। यानी ख्याली घर जो उनका था, उसी में उन्होंने कहा है कि इस तरह से वह करते रहे। ये जो चित्र है वह उन्हीं के बनाए हुए चित्र हैं, और उसी चित्र के माध्यम से, यानी ये जो सिंह शोभा सिंह हैं, उन्होंने ही यह चित्र, सुंदर नैसर्गिक जो चित्र हैं, वह उन्हीं के बनाए हुए हैं, जो सुंदर चित्र दिखाई दे रहे हैं। यह भी चित्र उन्हीं ने बनाया हुआ चित्र। कलाकार का आप औरतों को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने का कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने का कारण, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर सहेलियाँ सब कुछ छोड़कर वह एक नई औरत, नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है। यही उसकी कला है।
उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, इसी जगह वह जीनियस है। यानी उन्होंने कहा है कि आपके चित्र में नारियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो वह यानी स्त्रियों के चित्र आपके इस चित्र में ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो वह क्यों? तो इसके बारे में उन्होंने नारी के बारे में उनके विचार व्यक्त किए हैं कि नारी एक घर से अपने माता पिता, भाई बहन सभी को छोड़कर दूसरी जगह जाती है। यह उसकी दैवी शक्ति कितनी बड़ी साधना, और यह शक्ति इसीलिए उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, वह उसे जीनियस बना देती है। और इसीलिए उन्होंने यह कहा है, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है। मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ, जो दूर तक उस उजाला नहीं कर सकती, पर अपने दर इर्द गिर्द 2-4 हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है। यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। यहाँ उन्होंने यही बताया है कि कलाकार का कर्म समूची दुनिया होने में कोई फ़र्क डाल सकता है क्या? यानी कलाकार अपनी कला से दुनिया में परिवर्तन ला सकता है क्या? फ़र्क पड़ सकता है क्या? तो उन्होंने सुंदर जवाब दिया कि पूरी दुनिया को तो नहीं, परंतु जिस प्रकार से मोमबत्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि मोमबत्ती पूरी दुनिया को नहीं प्रकाश दे सकती, परंतु वह 4 हाथ दूरी तक वह चांदना यानी प्रकाशित कर सकती है। हमारा उसी प्रकार का प्रयत्न होता है, और यही बात यहाँ बताई है। कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है। हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। क्या आप कभी वह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे? शोभा सिंह ने कहा कि यहाँ लेखिका ने कहा है कि हमारी धरती का यथार्थ यानी वास्तविकता बहुत भयानक है, और वह वास्तविकता आप अपने चित्र में कभी दर्शाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वह यथार्थ जगह जगह सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, उसे मैं दोबारा कागज़ों पर क्यों चित्रित करूं? जिंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, लोप यानी नष्ट होती जा रही है, मैं उसे कागज़ पर चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी न मिट जाए। विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगते थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर लेते तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वह किसी हद तक खो जाने से बच जाए। गुरुओं के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ लेखक और शोभा सिंह ने सुंदर वाक्य बताते हुए या सुंदर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं
दुनिया में ये जो खराबी है, हम गंदगी फैली हुई है, वह आँखों से देखते ही हैं। उसे और चित्रित करने में क्या लाभ, कोई फ़ायदा नहीं। जो नष्ट होता जा रहा है, इसका सुंदर उदाहरण गुलाब का फूल बताया है कि भगवान को वह बनाने में कितना समय, 50,000 बरस लगे सुंदर ऐसी कृति निर्माण करने के लिए। तो ऐसी कृतियाँ आज निसर्ग से नष्ट होती जा रही हैं। आज हम देख रहे हैं निसर्ग को नष्ट करने वाले हम ही मनुष्य कितना गंदा कर रहे हैं निसर्ग को। तो ये नष्ट जो हो रहा है, जो बनाने के लिए भगवान को भी कई साल लगे, वह नष्ट होते हुए अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए उसे बचाने के बारे में वह बता रहे हैं कि किस तरह से सुंदर, यह केवल मनुष्य उसे बचा ले या संभाल कर रखे तो निसर्ग बच सकता है। आज हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, डिस्कवरी में देखते हैं, तो उसमें कई ऐसे सुंदर पशु पक्षी, कई जानवर नष्ट होने के कगार पर हैं। कई तो नष्ट हो भी गए, लेकिन कई प्रजातियां पंछियों की आज ऐसी स्थिति में है जो पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर हैं। और वह एक निसर्ग का घटक है, उनसे निसर्ग बना है, उनका एक कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई अहम भूमिका इस निसर्ग में होती है। लेकिन मनुष्य जो प्रदूषण कर रहा है या जो सब कुछ नष्ट, हानिकारक ऐसे संशोधन कर रहा है, इसके कारण वे भी नष्ट होते जा रहे हैं, वन नष्ट हो रहे हैं, इसके कारण उनकी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। तो ये खेद की बात उन्हें तकलीफ देती है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य यहाँ सब कुछ नष्ट करते जा रहा है, किसी हद तक वह खो जाने से बच जाए तो उसे बचाना चाहिए। गुरुओं के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूँ, उन्होंने कहा कि गुरुओं के चित्र बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे, यानी उनके गुरु स्वयं जो थे वह महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता है, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। यानी गुरु से आज हम देख रहे हैं कि गुरुओं को भी किस तरह से स्थान मिलता है। यदि सही ढंग से आप किसी को गुरु मानते हैं और उनसे अच्छी ढंग से ज्ञान साधना करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह उन्होंने बताया है कि अमृत किस तरह, अमृत की उपमा उसे दी है, अमृत की तरह बन जाएगा। और इसीलिए गुरु महान हैं, ऐसे यहाँ वो बताते हैं। और इसीलिए उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप तैयार होते रहो, आप उनसे लेते जाओ। वह केवल, उन्होंने कहा है कि यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कलाकार कब सुंदर कलाकृति निर्माण कर सकता है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि वह कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व, वो कलाकार जो सुंदर कलाकृति निर्माण करता है, उसकी कलाकृति से हमें वह उस कलाकार की वृत्ति या उसका व्यक्तित्व हमें पता चलता है। और इसीलिए यहाँ उन्होंने बताया है कि तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। यानी सही हृदय से, सही लगन से आप जब कुछ निर्मित करते हैं तो वह सुंदर निर्मित बनती है।
कई तरह से आप अच्छी सोच अच्छी कृति निर्माण करता है, गलत सोच गलत कृति की निर्मित करता है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपकी कला के लिए आपका व्यक्तित्व भी आवश्यक है, अन्यथा कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। केवल कला कला के लिए हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ऐसे उन्होंने कहा है। सो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में उससे। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्रों को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं हैं। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आँख देना भी है जिससे वह देख समझ सके। कुछ दिन हुए हैं, एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार अपने दर्शक को देना होता है। यहाँ उन्होंने चित्र के बारे में कलाकार दर्शक के कर्म क्या समझते हैं यह बताते हुए आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं, यानी चित्रकार चित्र निकालते हैं तो दर्शक ने किस तरह से उसे देखना है। इस पर उन्होंने सुंदर कहा है कि कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्रों को यानी चित्र प्रदर्शनी में जाते हैं। पिछले साल इस साल तो अपना कैंप नहीं गया, हम उससे पूर्व यानी आप लोग जब औरंगाबाद में गए थे तो यानी जब 8वीं में थे तब औरंगाबाद में हम अजंता एलोरा वहाँ घूमते रहे तो उन गुफाओं में आप लोगों ने कई ऐसे चित्र देखे, परंतु आप लोगों में से कितने लोगों ने उन चित्रों को पढ़ा? कई लोगों को केवल चित्र हाँ है, सुंदर मूर्ति है, यहाँ भी वही मूर्ति दिखती है, वहाँ भी वही दिखती है, और अंदर गए देखा बाहर आए, लेकिन उनके हाव भावों को कितने लोगों ने पढ़ा? कितने लोगों ने उन मूर्तियों की चेहरे पर जो भाव थे उनको देखा? अजेंडा में जो चित्रकारिता है वह चित्रकारिता कितने लोगों ने देखी? सुंदर ऐसे चित्र 3D इफेक्ट तो उस ज़माने में 2000 साल पहले वह चित्र इफेक्ट 3D इफेक्ट जो थे वह उस चित्रों में आज भी दिखाई देते हैं। वह कितने लोगों ने देखा? हम क्या करते हैं, उनकी कलाकारी, वह उस ज़माने के चित्रकार उन्होंने कितने मेहनत से वो चित्र बनाए होंगे, लेकिन यह शोभा सिंह वही बता रहे हैं कि कितने लोगों ने उसे तस्वीरों को देखा। कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आँख देना भी है, यानी आप देखो उन चित्रों को जिससे वह देख समझ सके उनके भाव। कई ऐसे बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसे चित्र वहाँ थे जिससे उनके जीवन को आपके सामने खड़ा कर रहे थे, इतनी सामर्थ्य उन चित्रों में था। आज भी जब जाएंगे तब देख सकते हैं, लेकिन हम केवल यहाँ से वहाँ भागने में और उसे अच्छी तरह से समझना ही हमें नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। चित्रों को उन्होंने एक औरत के बारे में बताया कि वह चित्र देखने आई थी
सभी चित्र आदर से चित्र को देखती रही, बैठी रही और फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तो इन्होंने उत्तर दिया कि यह पहाड़ी हवा में आपने सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? यानी यहाँ शुद्ध हवा मिलती है निसर्ग में, यह भी एक प्रकार का प्रसाद ही है। हम प्रसाद यानी बूंदी मिलनी चाहिए यह हमें, या पेड़ा मिलना चाहिए, या कुछ तो प्रसाद के तौर पर चीज़ मिलनी चाहिए, यह हमारी इच्छा होती है। जिस कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है वह सूझ होनी है कि यही सोच और सूझ यहाँ बताई है कि चित्रकार को होनी चाहिए कि दर्शक को उसमें से देखने के लिए या उस प्रकार का नज़रिया भी उन्हें देना चाहिए, यह यहाँ बताया है। इस तरह से संक्षेप में ही यह पाठ पूर्ण होता है। केवल पठनार्थ है, इसीलिए ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया। आपको निबंध लेखन करना है। पुस्तक मेले में 2 घंटे विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। यह निबंध वर्णनात्मक है। पुस्तक मेले में 2 घंटे यानी 2 तासिकाएँ आपने बिताई, उन तासिकाओं के बारे में लिखना है। नहीं तो बजाने की घंटा उनके बारे में लिखेंगे कि पुस्तक मेले में बाहर 2 घंटे लगाए थे और वह बजाते हुए लोग जा रहे थे, ऐसी गलती ना करना। तासिका, पुस्तक मेले में आपने बिताए हुए 2 घंटे 2 तासिकाएँ किस तरह से बीती, क्या क्या आपने देखा। निबंध लेखन का यही एक हेतु होता है कि आपकी विचार शक्ति, आपकी शब्द शक्ति बढ़े, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सके, और इसीलिए निबंध लिखा जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि कोई रेडीमेड बुक मिल जाता है निबंध का, वह उठा लेते हैं, उसमें ढूंढ लेते हैं कि इस प्रकार का पुस्तक मेले में 2 घंटे यह विशेष हमें दिया है, चलो वही कॉपी करते हैं। ऐसी गलती मत करना। किसी के विचार आपके निबंध के कॉपी में मत लिखिए, आप अपने विचार लिखो। कभी कभी शब्द लिखने के लिए आपको तकलीफ आएगी तो उन शब्दों को ढूंढो, आपके किताब में वह शब्द मिलेंगे, परंतु वह ढूंढकर लिखो, जिससे आपका शब्द सामर्थ्य बढ़ेगा। आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं ये निबंध में पता चलता है। आपने किसी का लिखा हुआ निबंध, किसी लेखक का निबंध आपने कॉपी करके लिखा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। निबंध होता ही इसलिए है कि आपकी विचार शक्ति, किस तरह से आप विचार कर सकते हैं, या उस पर सोचो कि जैसे अभी विषय है पुस्तक मेले में 2 घंटे, तो शुरुआत में प्रस्तावना, आप पुस्तक मेले में किस तरह गए, यानी जाने का प्रयोजन कैसे हुआ, आपको कहीं से पता चला और आप वह ख़ास तौर पर देखने के लिए गए, या ऐसे ही कहीं घूमने गए थे और वहाँ देखा पुस्तक प्रदर्शनी लगी है और उसमें आप गए, ऐसा भी हो सकता है। या एडवर्टाइज सुनकर कि यहाँ किसी हॉल में पुस्तक मेला लगा हुआ है और वहाँ आप सभी का स्वागत है, तो यह सुनकर आप वहाँ गए, ऐसे हो सकता है। वहाँ जाने के बाद 2 घंटे कैसे बीत गए, किस प्रकार की किताबें वहाँ थीं। अभी पुस्तक मेला है यानी वहाँ हर प्रकार की किताबें होगी, छोटों से लेकर बड़ों तक, साइंस से लेकर धार्मिक किताबें, साइंस पर लिखी किताबें, रसोई पर लिखी गई किताबें, हर प्रकार की वैज्ञानिकों की किताबें, सभी प्रकार की किताबें वहाँ आप देख सकते हैं। तो उसके बारे में आपके 2 घंटे कैसे बीते, आपने क्या क्या वहाँ
निरीक्षण किया कि किताबें लेने के लिए आए हुए लोग कैसे थे, क्या वहाँ सुविधाएं और किस तरह से आपने कितनी किताबें ली, या केवल विंडो शॉपिंग की तरह केवल देखते देखते रहे और निकल गए। उन किताबों में आपको कौन सी किताबें अच्छी लगी, लोग किस तरह से किताबों को देख रहे थे, किस तरह का प्रतिसाद था, यह सभी बातें उस निबंध में आना आवश्यक है। 2 घंटे आपके कैसे बीते, 2 घंटे यानी बहुत समय होता है, तो वह आपको अच्छा क्यों लगा, यह भी आपको लिखना है। कौन सी किताबें आपने किस तरह से किताबों को टटोला, देखा, उनकी जानकारी, वहाँ स्टॉल पर खड़े लोगों से बातचीत, यह सारी बातें जानकारी आपने ली, वह सभी इसमें अंतर्भूत होने चाहिए। तो आपका निबंध कुछ, यदि मुहावरे, भाषा मुहावरेदार होनी चाहिए, तो वह मुहावरेदार भाषा में आप निबंध लिखेंगे। यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। अगले तासिका में मिलेंगे।